वेलकम बैक टू इनऑर्गेनिक लवर गाइज। मैं आपका बायो मेंटर डॉक्टर इम्तियाज। मैंने यही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की है और मैं अभी यहीं पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और हम आ रहे हैं सीरीज लेके बायो के पीवाईक्यू सीरीज, जो आपके बीएससी इंट्रेंस एग्जाम में पिछले पिछले आपके 10-12 साल में जो पूछे गए हैं 2013 से 2024 तक, वो सारे पीवाईक्यूज लेके आ रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। जैसे कि अभी हमारा चैप्टर क्या है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इसमें पिछले इन सालों में जितने भी पूछे गए हैं एमसीक्यूज, वो हम देख लेंगे, जिससे कि हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि ये एमसीक्यूज किस पार्ट से आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, और इससे ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि इस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, अदर चैप्टर है उनसे कितने एमसीक्यू आ रहे हैं, तो उससे चैप्टर का हमें इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। तो ये सीरीज हम लेके आ रहे हैं। ये हमारा अगला वीडियो ह्यूमन फिजियोलॉजी का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले, जो लोग बीएससी का सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियसली चाहते हैं कि उनका एएमयू में बीएससी वो करे, उनका एडमिशन हो, तो उनके लिए हम लोगों ने दो प्लान लेके आया है। एक तो हमारे ऐप पे आपको ये विजेता प्लान मिल जाएगा आपको, जिसमें कि आपको क्या मिलेगा, पूरा कंटेंट मिल जाएगा, जितना भी बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है वो 100% कंटेंट मिल जाएगा। और क्या मिलेगा आपको, जितने भी पीवाईक्यूज है ना प्रीवियस ईयर के, वो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे हर एक चीज़ के। ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, और वो भी चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो आपको इससे काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा कि किस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, किस चैप्टर को हमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, और वो पीआईक्यूज विद सॉल्यूशंस होंगे, जैसे कि वीडियो सॉल्यूशन अभी जैसे कि हम ये डाल रहे हैं, वो विद सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे। जो कि ये प्लान आपको मिलेगा विजेता प्लान 1500 में, आपको ये प्लान मिल जाएगा हमारे ऐप पे। दूसरा प्लान, जो लोग कि केवल पीआईक्यू चाहते हैं उनके लिए है दूसरा प्लान। ठीक है ना, उनको क्या है ना, ऐप पे हमें, हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ मिल जाएगा पीआईक्यूज के लिए, और वो इसका सोल्यूशन भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी वीडियो सोल्यूशन भी उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा आपको पीआईक्यूज। और कुछ कुछ लोग जिनको कि पीडीएफ चाहिए, एकदम बुक चाहिए, हाथ में रख के वो एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए बुक भी लॉन्च हो गई है। ठीक है, वो बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पीआईक्यूज के बुक है, ये ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 650 में, आपको ये बुक आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है बीएससी के एग्ज़ाम में, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं इससे, बायो से। ठीक है ना, 100 में से 25 क्वेश्चन बायो से होते हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि इसका इक्वली इम्पोर्टेंट है, और इसका इम्पोर्टेंस है, और इसे मतलब पढ़ के ही सिलेक्शन ले सकते हैं। इसे मतलब 25 में से हम अच्छे नंबर ला के ही सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और बायो आप लोग का मेन टॉपिक भी है, तो बायो को तो आपको चाहिए कि आपको 25 में से 25 नंबर आप ला सके। ठीक है, क्योंकि बायो आपका मेन टॉपिक है, तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म करें, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। हमारा ये चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हमें बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ना है। तो बॉडी फ्लूइड कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। मतलब हमारे बॉडी में दो तरह के, मोस्टली दो तरह के बॉडी फ्लूइड है। एक तो ब्लड है, दूसरा क्या है, लिम्फ है, लिम्फेटिक्स। ठीक है ना, तो हमें मोस्टली ब्लड पढ़ना है, लिम्फ के बारे में नहीं पूछेगा, ब्लड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्लड कैसे बना होता है ये जान लेते हैं। और ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, बस रिवीजन टाइप समझ लीजिए जिनको पता है कि ब्लड किस किस चीज़ से बना होता है, प्लाज्मा प्लस सेल्स। इन सेल्स को ना एनसीईआरटी ने फॉर्म्ड एलिमेंट बोला है। क्या बोला है, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट बोले या सेल बोले, आपको सेम चीज़ समझना है। ठीक है, प्लाज्मा कितना परसेंट बनाता है, 55%। ठीक है ना, 55% पार्ट जो है ना ब्लड का प्लाज्मा होता है, और सेल जो बच गए 45% वो सेल होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे 55% प्लाज्मा, 45% सेल से मिलके क्या बनता है, हमारा ब्लड बनता है। और इस प्लाज्मा में आपको पता है फ्लूइड है, तो मोस्टली क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा, मोस्टली वाटर होगा, 90% तक वाटर होता है। और बच गए जो परसेंट, 10%, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जितने भी बाकी सारे ये मॉलिक्यूल होते हैं, इस 10% में होते हैं, जिनमें प्रोटीन का नाम आपको याद रखना है। मैं यहाँ थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मतलब है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उतना टाइम देने नहीं दे सकते जितना कि हम आगे वाले आने वाले चैप्टर में हमें टाइम देना है, तो इसीलिए मैं यहाँ तेज पढ़ाऊंगा। और बहुत लोगों को ये चीज़ें आता भी होगा, तो उन लोगों के लिए रिवीजन ही समझ लीजिए, और जिनको नहीं आता है वो टू द पॉइंट रट ले, क्योंकि ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसे आप, मतलब इस पे आप ज़्यादा टाइम दे, इस पे आप रिसर्च करने बैठ जाए। इस चैप्टर से बस क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है ना,
तीन मतलब प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं उनके नाम बस हमें याद रखना है। तो एक क्या होता है, फाइब्रिनोजन। क्या होता है, फाइब्रिनोजन। ये क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है ना, क्लोटिंग में काम आता है। दूसरा क्या आता है, एल्बुमिन। ये ब्लड का ओस्मोलरिटी मेंटेन करता है, ताकि ब्लड जो है ना ब्लड वेसल के अंदर ही हो, लीक ना हो जाए, क्योंकि लीक होगा तो बॉडी में क्या पड़ जाएंगे, सूजन हो जाएगा और ब्लड कम हो जाएगा बॉडी में। तो एल्बुमिन क्या करता है, ओस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन आपको पता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, यानी आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, यानी एंटीबॉडी होते हैं। तो ये तीन आपको प्रोटीन मेन है, वो याद रख लेना है। ये तीनों प्रोटीन कितना होते हैं टोटल, 6 से 8%। मतलब ये 10% में से ये प्रोटीन कितने हैं, 6 से 8%। तो ऐसे आपका ब्लड बना होता है। अब इसमें हम सेल जो है ना वो पढ़ना है। ये एनसीईआरटी में जो डायग्राम है सेल को, इससे हम समझ लेंगे कौन कौन से सेल है। इन सेल को मैंने क्या बोला था, फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, ये एनसीईआरटी बोलता है, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट है ना, ये 3 टाइप के होते हैं, आप सबको पता है। क्या क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आरबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका क्या आ सकता है, शेप कैसा है, शेप पूछ सकता है। तो कैसा होता है, बाई कॉनकेव। अब बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव से समझ रहे हैं कि ये दोनों तरह से कॉनकेव होता है। देखिए इसे कैसे इमेजिन कर सकते हैं, आपने सिक्का देखा होगा ना, ये जैसे, आई थिंक सॉरी, सिक्का, सिक्का मतलब कॉइन, ऐसे होता है ना। कॉइन में मतलब ये इस तरह से बनाओ, या फिर ऐसे बना दूँ कॉइन, मतलब एक तरफ से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा ना, फ्लैट। लेकिन अगर हम बाई कॉनकेव का मतलब है इधर से भी थोड़ा सा कॉनकेव हो गया, इधर से भी कॉनकेव हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है बाई कॉनकेव शेप, ठीक। शेप आप इमेजिन कर लीजिए बाई कॉनकेव। दूसरा पूछ लेता है कि इसका नंबर, क्या पूछता है कि कितना होता है ब्लड में। तो 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, ठीक है ना, 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, ये पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ना, क्या होता है आपको पता है ना, हीमोग्लोबिन होता है जिसके सेंटर पे, मतलब कोर क्या होता है, जिसमें कोर में आयरन होता है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि इस आयरन, मतलब इस हीमोग्लोबिन में आयरन जो है ना उसका अमाउंट पूछ सकता है, क्योंकि ये अमाउंट नॉर्मल रहना जरूरी है। नॉर्मल कितना होता है, 12 से 16 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम आयरन होता है। अगर इससे कम हो, 12 से भी कम हो, यानी बहुत कम हो गया आयरन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, जो कि एक तरह से बीमारी है, पैथोलॉजी है। इसीलिए नॉर्मल इसका रेंज याद रखना जरूरी है। जब आप मेडिकल में जाते हैं और सीबीसी करवाते हैं, मतलब अगर कभी गए हो, ज़रूरत पड़ा हो, तो सीबीसी एक जांच होता है, उसमें ये हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन दिया होता है। तो उसमें हमें दिखता है कि एनीमिया है या नहीं है पेशेंट में। तो इसीलिए नॉर्मल रेंज जानना जरूरी है, पूछ सकता है ये आपके एग्जाम में। तो आई थिंक आरबीसी से इतना ही चीज़ पूछेगा, इससे ज़्यादा मतलब ठीक है, इनफ है आई थिंक ये। दूसरा अब आ जाइए डब्ल्यूबीसी। तो ये मैं मिटा रहा, इस चैप्टर को गाइज मैं सोच रहा इसे मैं जल्दी पढ़ाऊँ, क्योंकि इसका उतना वेटेज नहीं है, इसे उतना टाइम हम दिया जाए। हम टाइम देंगे, हम देंगे टाइम जेनेटिक्स को देंगे, हम टाइम इकोलॉजी को देंगे, और क्या दें, और ये जो एनिमल डाइवर्सिटी है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसे हम चाहते हैं उड़ा दे जल्दी से, बस काम की चीज़ें कवर कर ले। ये आपका डब्ल्यूबीसी है, जिसके एनसीईआरटी के हिसाब से 2 तरह के जिसमें सेल्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी में भी बहुत, मतलब सेल तो बहुत होते हैं, जिनको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। एक तो ग्रे नुलोसाइट, क्या, ग्रे नुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट से समझ में आ रहा है कि साइट्स मतलब सेल, वैसे सेल जिसमें ग्रेन्यूल्स है। आप उस डायग्राम को अपने एनसीईआरटी में खोल के देखेंगे ना, तो आपको इसमें ग्रेन्यूल्स दिखेंगे बहुत सारे। इन तीनों सेल में आप अच्छे से देखिएगा, दिख जाएंगे, किताब खोल के देखिएगा एनसीईआरटी। दूसरा जो सेल्स है ना, दूसरे कैटेगरी, उनको क्या बोलेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट। क्या बोलेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट, यानी इसमें क्या है, ग्रेन्यूल्स ए से एब्सेंट है, इसमें ग्रेन्यूल्स क्या है, एब्सेंट है। यानी स्मूथ होगा इसका प्लाज्मा, तो आप देख सकते हैं इसके प्लाज्मा स्मूथ होता है, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं दिखता है, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट में 3 चीज़ें आती है, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल। यहाँ डायग्राम में दिया है, नाम में लिखा है न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, 60 से 70% न्यूट्रोफिल होता है। ब्लड डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा जो होता है ना, न्यूट्रोफिल होता है। उसके बाद मतलब यूसिनोफिल और बेसोफिल बचा। देखिए इनका फंक्शन अगर जानना चाहे सिंपल सा, तो बस रट सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। यूसिनोफिल जो है ना वो एलर्जिक रिएक्शन कराता है, जैसे किसी को नज़ला जुकाम हो जाता है, या फिर किसी को हनी भी, मधुमक्खी काट ली, या किसी भी चीज़ ने काट लिया कीड़े ने, तो वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है।
या फिर किसी किसी को वो बनते होंगे, गोल गोल ये बनते होंगे, ठीक है ना, व्हील्स बनते होंगे, तो वो सारे एलर्जिक रिएक्शन है, किसी भी वजह से बन रहा हो वो एलर्जिक रिएक्शन है। और वो कौन करवाता है, यूसिनोफिल करवाता है, क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स है ना, वो ग्रैन्यूल्स ही वो एलर्जिक रिएक्शन शुरू कराते हैं। दूसरा है बेसोफिल। बेसोफिल क्या कराता है, जितने भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हैं, जैसे कहीं भी सूजन हो रहा है, उस सूजन की शुरुआत जो भी कराएगा ना वो बेसोफिल शुरू कराता है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की शुरुआत कौन करता है, बेसोफिल, कि इसमें ग्रैन्यूल्स है, उस ग्रैन्यूल्स में है ना केमिकल होते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 3 केमिकल का नाम दिया है। बेसोफिल के ग्रैन्यूल में 3 केमिकल होते हैं, जिसमें क्या आ जाएगा आपका, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपेरिन, ठीक है ना, ये 3 केमिकल है जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को शुरू कराते हैं, ठीक है। तीसरा आपका न्यूट्रोफिल। अब ये न्यूट्रोफिल है ना, ये किलर टाइप का सेल है, ये क्या है ना, बैक्टीरिया को मारता है, तो एक तरह से ये आपका डिफेंस सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया को मारता है, आपको हेल्दी रखता है न्यूट्रोफिल। तो ये आपका ग्रेनुलोसाइट हो गया। एक ग्रेनुलोसाइट में आपका आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे ना, ह्यूमन इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो उसके बारे वहाँ पे हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, दोनों का फंक्शन पढ़ना है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, तो वहाँ पे इन डिटेल में पढ़ लेंगे, वहाँ पे जरूरी है पढ़ना। तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये क्या है आपका, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये एक होता है मोनोसाइट, ठीक है। तो ये सब आपके इम्यूनिटी के सेल हो गए। तो अभी के लिए इनके बारे में इतना ही जानना है, इनफ है, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्स। और आपका लास्ट सेल क्या बचा, आपका प्लेटलेट बचा, ठीक है। एक चीज, एक दो चीज इससे और भी पूछ सकता है, पूरे डब्ल्यू से क्या क्या पूछ सकता है, कि ये इनका कलर क्या होता है, तो कलरलेस होते हैं, क्या होते हैं, कलरलेस, तभी तो नाम है वाइट ब्लड सेल, कलरलेस। और दूसरा, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, तो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। जबकि आरबीसी में क्या था, न्यूक्लियस एब्सेंट था, एक पॉइंट आई थिंक मिस कर गया मैं, आरबीसी में न्यूक्लियस क्या था, एब्सेंट था, ये जरूरी है लिखना। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसमें, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और अलग अलग लोब, बहुत सारे लोब होते हैं, मतलब अलग अलग शेप और साइज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है डब्ल्यूबी से। अब ये तीसरा चीज, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट क्या है ना, ये बहुत एक बड़े सी सेल के फ्रैगमेंटेशन से बनता है, ठीक है। बोन मेरो में एक बड़ा सा सेल होता है जिसे बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। एनसीईआरटी में बताया है प्लेटलेट बनता कैसे है, तो इसीलिए मैं भी बता दे रहा। ये सारे सेल जो है ना, जितने भी बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सब बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। अलग अलग इनके अपने अपने प्रोजेनाइटर सेल होते हैं, इनके फादर होते हैं, मतलब समझ लीजिए जिससे ये बनते हैं। उसी तरह ये प्लेटलेट किससे बनता है, मेगा कैरियोसाइट से बनता है बोन मैरो में। मेगा से आपको समझ में आ रहा है, एक बड़ा सा सेल है, बड़े से न्यूक्लियस वाला, ठीक है, बहुत बड़ा सेल है। ये सेल का क्या हो जाता है, फ्रैगमेंटेशन हो जाता है, फ्रैगमेंटेशन, जिससे छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, ठीक है। यही छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, दिखाया है टुकड़े के फॉर्म में, लग रहा है कोई चीज़ टूट गया हो, वैसे दिखाया है। इनको हम प्लेटलेट बोलते हैं। और इनका फंक्शन आप सभी को पता है कि इनका फंक्शन क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकना। मान लो नॉर्मल ब्लड वेसल था, और यहाँ पे क्या हो गया, इंजरी हो गया, ठीक है, तो ब्लड वेसल इंजर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ब्लड लीक होगा, ब्लड लीक होगा, और वहाँ पे क्या बन जाएगा, हीमेटोमा बन जाएगा, यानी ब्लड कलेक्शन बन जाएगा। अब ये ब्लड लीक हो रहा है, इसे रोकना जरूरी है, नहीं तो पूरा ब्लड लीक हो जाएगा, ठीक है, रोकना जरूरी है। तो इसके लिए जो है ना, प्लेटलेट वगैरह काम आते हैं। एक तो कोगुलेशन काम आता है इसमें, कोगुलेशन प्रोफाइल, जो कोगुलेशन फैक्टर होता है ना, क्लोटिंग फैक्टर, वो ऐसे एक मेस बना देते हैं फिब्रिन का, ठीक है। कोगुलेशन प्रोफाइल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो वहाँ पढ़ेंगे फिब्रिन का मेस बन जाता है एट द एंड। और ये मेस जो बन जाता है ना, यहाँ पे आके प्लेटलेट जो है ना, यहाँ पे आके प्लग बना देते हैं। प्लेटलेट क्या बना देते हैं, प्लग। ऐसा ही वर्ड एनसीईआरटी में यूज हुआ है, तो मैं सेम वर्ड यूज कर रहा, और थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस चैप्टर को उतना टाइम दिया जाए, उतना डिटेल में किया जाए। तो ये क्या होता है, आपका कोगुलेशन प्रोफाइल एक्टिवेट होकर क्या बना देता है, आपका फिब्रिन नेटवर्क बना देता है, फिब्रिन मेस, मेस समझ रहे ना, जाल बना देता है। और वहाँ उस जाल में क्या फंस जाते हैं, प्लेटलेट जाके उसमें क्या बना देते हैं, प्लेटलेट प्लग बना देते हैं, मतलब उसके प्लग ब्लॉक कर देते हैं, और ये ब्लड फ्लो को रोक देते हैं, मतलब ब्लड लीक को रोक देते हैं। तो प्लेटलेट का फंक्शन हमने यहाँ से देख लिया। अब प्लेटलेट से इतना ही सवाल पूछेगा, अगर पूछा तो यही पूछेगा कि प्लेटलेट बनता किस चीज़ से है, तो मेगा कैरियोसाइट से बनता है, काम क्या है इसका, तो प्लेटलेट प्लग बनाना, ब्लीडिंग को रोकना। तो हमने जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, यानी जितने भी सेल है ना ब्लड में, वो भी पढ़ लिया हमने, प्लाज्मा भी पढ़ लिया, तो हमने ब्लड के बारे में आई थिंक पढ़ लिया। इसमें एक चीज़ और बच रहा है, आप लोग बायो पढ़ते तो आई थिंक आप लोग को
आता होगा। तो मैंने सोचा बता दूं, ये कोगुलेशन जो कैस्केड है ना, कोगुलेशन के बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी में बस यहाँ से शुरू किया गया है कॉमन पाथवे से, कि ये जो फैक्टर 10 है ना, ये जो है ना फैक्टर 10, ये एक बार एक्टिवेट हो जाता है ना, तो प्रोथ्रोम्बिन को जो है ना ये कन्वर्ट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, ठीक है। ये एक बात दिया है कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है। ये बनाता कौन है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक क्लोटिंग फैक्टर के कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सारे मिलके क्या एक्टिवेट कर देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को। जैसे ये सारे रिएक्शन है ना, फाइनली क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके क्या बना देगा, थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन है ना, ये फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करा के फिब्रिन बना देगा, और ये फिब्रिन जो है ना ऐसे जाला मेस बन जाएगा, फिब्रिन मेस, ठीक है। और इसी को, यही है एंड रिजल्ट ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन होने का लास्ट रिजल्ट यही बनना है कि फिब्रिन का मेस बन जाए। उस मेस को जो है ना, उस मेस में आके प्लेटलेट आरबीसी वगैरह आके फंस जाते हैं, प्लेटलेट आके उसमें प्लग बना देता है। तो ये है कोगुलेशन कैस्केड है। एनसीईआरटी में बताया है कि प्रोथ्रोम्बिन को है ना, थ्रोम्बोकाइनेज जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, ये बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर का कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि फैक्टर 10 भी होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपको याद नहीं रखना है, बस ये पता रहना चाहिए थ्रोम्बोकाइनेज जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर का, ये एक्टिवेट कर देता है प्रोथ्रोम्बिन को, नाम में ही है थ्रोम्बोकाइनेज, यानी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन बना देगा, ठीक है। और ये थ्रोम्बिन जो है ना फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करके फिब्रिन बना देगा, और ये फिब्रिन जो है ना ये नेट बना देगा, मेस बना देगा, ठीक है, जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए चाहिए कि ये फिब्रिन मेस बन जाए और इसमें आके प्लेटलेट आके अपना प्लग बना दे और ब्लीडिंग रुक जाए। तो बस इतना। अगर कोगुलेशन के बारे में पूछेगा कैस्केड, जो एनसीईआरटी में लाइन दिए हुए है, बस इससे पूछ सकता है। तो आपको यहाँ से ये सब चीज़ें छोड़ देनी है, हालांकि वो मैंने ले लिया है क्योंकि होता वहाँ से है। आपको यहाँ से याद रख लेना है कि थ्रोम्बोकाइनेज, ये बहुत सारे रिएक्शन होने के बाद थ्रोम्बोकाइनेज बनता है, जो एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को, और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन से फिब्रिन को बना देता है, ठीक है। और एक और चीज़ ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में थोड़ा सा बताया है, तो इसके बारे में सिंपल सा बता देता हूँ कि ब्लड ग्रुपिंग होता क्या है। जैसे इसमें दो चीज़ें होता है, कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है, क्या होता है एबीओ, और एक होता है आरएच, ठीक है। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे किसी का ब्लड ग्रुप, मान लो आपका किसी का ए पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है कि एबीओ मतलब ए, और आरएच में क्या है, ये पॉजिटिव जो है ना, ये इसका मतलब है आरएच पॉजिटिव। तो दोनों ब्लड ग्रुपिंग मतलब दोनों सिस्टम को मिला के लिखा जाता है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, या ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव, ये सब ये दोनों सिस्टम को मिला के लिखा जाता है। तो हमें एबीओ के बारे में पढ़ते हैं कि एबीओ या आरएच जो भी है, इसमें होता क्या है कि आरबीसी जो है ना, इसके ऊपर जो एंटीजन्स होते हैं कुछ लगे हुए, आरबीसी के ऊपर जो है ना कुछ एंटीजन्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर स्लाइड पे एक रिएक्शन कराया जाता है, ब्लड जो ब्लड ग्रुपिंग करते हैं ना, वो एक रिएक्शन कराते हैं किसी के भी ब्लड के, जैसे किसी पेशेंट का ब्लड लेके वहाँ पे रिएक्शन कराया गया, और वहाँ पे क्या पाया जा रहा है कि उसके आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका, और बी एंटीजन एब्सेंट है, केवल ए एंटीजन प्रेजेंट है, और आरएच भी प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बोल देंगे, ए पॉजिटिव बोल देंगे। अगर उस पेशेंट के आरबीसी पे बी एंटीजन प्रेजेंट है और आरएच एंटीजन एब्सेंट है, तो क्या बोल देंगे, बी निगेटिव बोल देंगे। तो ऐसे ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। जो एंटीजन प्रेजेंट होता है ना, वो लिख देते हैं, अगर फिर देखते हैं आरएच प्रेजेंट है एब्सेंट है, आरएच प्रेजेंट होता है तो पॉजिटिव लगा देते हैं, एब्सेंट होता है तो निगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर दोनों प्रेजेंट है, मान लो ए भी प्रेजेंट है बी भी एक साथ दोनों प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल देंगे, ए बी, और आरएच भी प्रेजेंट है तो ए बी पॉजिटिव। ऐसे ब्लड ग्रुपिंग करते, समझ गए ना। और अगर ये दोनों ऑप्शेंट है और आर एच प्रेजेंट है, तो क्या बोल देंगे, ओ पॉजिटिव। ये दोनों ऑप्शेंट है और आर एच भी एब्सेंट है तो ओ नेगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव तो आर एच को देख के लगा रहे हैं कि आर एच एंटीजन प्रेजेंट है एब्सेंट है। और ए बी यू कैसे लिख रहे हैं कि ए बी में कोई प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस हिसाब से हम ए बी यू लिख रहे हैं। अगर ए और बी दोनों ही एब्सेंट है तो हम क्या बोल देते हैं, ओ बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, एंटीबॉडीज के बारे में भी थोड़ा सा जानना है। जैसे कि कोई पेशेंट है जो कि ए पॉजिटिव है, ठीक है ना, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो इसमें क्या है कि इसके आरबीसी पे ए एंटीजन तो प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन इसके आरबीसी पे बी एंटीजन एब्सेंट है। तो मान लो इस पेशेंट के ब्लड में हमने बी, इस पेशेंट में हमने ये बी
वाला ब्लड डाल दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, तो क्या होगा कि ये बी वाला ब्लड जो है ना, इस पे क्या होगा, चलो यहाँ क्लियर करके मैं इसे समझा रहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या मैच करना होता है। मान लो एक पेशेंट है जो कि ए, अभी आर एच हटा दो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी होगा, आर एच को बाद में मैच करते हैं, पहले केवल ए बी ओ मैच करते हैं। और एक पेशेंट है जो कि बी है। अब इस इसको ब्लड की ज़रूरत पड़ी, ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, और हमने मान लो बी ट्रांसफ्यूज कर दिया, बी ब्लड, इसका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया। तो इस बॉडी के लिए ये जो एंटीजन है ना बी, ये तो एकदम नया है, नया है, इसने तो कभी ऐसा एंटीजन इस बॉडी ने फेस ही नहीं किया है। तो इसके लिए क्या हो गया, एक तरह से ये फॉरेन एंटीजन हो गया। अब ये फॉरेन एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, इम्यून रिएक्शन शुरू होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर से बॉडी में एंटर करती है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी केमिकल, टॉक्सिन्स, वो सब क्या होते हैं, बॉडी के लिए फॉरेन होते हैं, यानी बाहर के मटेरियल होते हैं, और उनके खिलाफ बॉडी क्या करती है, एक्शन लेती है, इम्यून एक्शन लेती है, ठीक है ना। उनके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाएगी, क्या बनाएगी, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी। तो अगर बी के अगेंस्ट बी इंटर किया ना नया एंटीजन, तो इसके अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन क्या बन जाएगा, एंटी बी बनेगा। तो यानी जो ए वाला ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट में कौन सा एंटीबॉडी बनता है, एंटी बी बनता है, एंटी ए नहीं बनेगा, क्योंकि ए तो उसके लिए नॉर्मल है, अपना एंटीजन है। एंटीबॉडी जो बनेगा वो किसी और एंटीजन के खिलाफ बनेगा, तो क्या बन सकता है, एंटी बी एंटीजन, एंटीबॉडी बन सकता है। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप है, तो इसमें एंटी बी एंटीबॉडी तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि बी एंटीजन तो इसके पास खुद है, ये नया इसके लिए फॉरेन क्या हो गया, या नया क्या हो गया, फॉरेन बाहर का मटेरियल क्या हो गया, ए एंटीजन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी क्या बनेगा, एंटी ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा, बी के खिलाफ नहीं बनेगा। और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है, तो इसके लिए दोनों क्या है, अपने एंटीजन हो गए, बाहर के तो इसमें कुछ हुआ नहीं, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनता है। ओ में क्या है, ओ में कोई एंटीजन नहीं है, तो कोई भी अगर एंटीजन एंटर करेगा ए और बी, ये इसके लिए क्या होगा, बाहर के मटेरियल होगा, तो इन दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा, ठीक है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें क्या मैच करना होता है कि सेम 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 ब्लड ग्रुप है, एबीओ सिस्टम सेम हो, ताकि कोई फॉरेन का एंटीजन पेशेंट को हम ना ट्रांसफ़र कर दे। उससे क्या होगा, पेशेंट का ही नुकसान हो जाएगा, पेशेंट के बॉडी में ही इम्यून रिएक्शंस हो जाएंगे। तो हम एबीओ मैचिंग करते हैं, और क्या मैचिंग करते हैं, आरएच मैचिंग करते हैं, आरएच मैचिंग भी जरूरी है, ठीक है। तो आरएच मैचिंग और एबीओ मैचिंग करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, इस पूरे टेबल को बताने का ये तो कोई सारा नॉनसेंस था, समझने की चीज़ें थी, ना भी बताता तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होता। तो इसमें एक ही चीज़ समझना है कि इसमें जो है ना, एनसीईआरटी में बताया है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट। देखो अपने से सोच के बताओ, यूनिवर्सल डोनर कौन है, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो किसी को भी दिया जा सकता है, उससे किसी का नुकसान नहीं होगा। तो कौन सा इसमें ब्लड ग्रुप होगा, जैसे ए बी और ओ में, जो कि किसी भी पेशेंट को दे दे आंख बंद करके, उसका नुकसान नहीं होगा। तो आपको समझ में आ रहा है, जिसमें कोई भी एंटीजन ना हो, क्योंकि एंटीजन ही है जो बॉडी में जाकर रिएक्शन करवाता है। जैसे कि ओ ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ए बी कोई भी एंटीजन नहीं है। ओ में भी कौन सा, ओ निगेटिव, क्योंकि ओ निगेटिव में आर एच एंटीजन भी एब्सेंट है, ओ पॉजिटिव में तो आर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव लग गया ना, आर एच एंटीजन भी जिसमें एब्सेंट हो। तो ओ निगेटिव जो है ना, वो किसी को भी दिया जा सकता है आंख बंद करके, क्योंकि कोई एंटीजन है ही नहीं, तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगा बॉडी में। तो ओ निगेटिव क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया। अब ये सोच के बताइए, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, यानी कौन से ब्लड ग्रुप के पेशेंट को कोई भी ब्लड दे दे, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई रिएक्शन नहीं होने वाले। तो सिंपल सा है, जिसके पास सारा एंटीजन पहले ही से प्रेजेंट है, तो उसको कितना भी तुम कोई भी ब्लड ग्रुप दो, उसके पास तो वही प्रेजेंट ही होगा, उसका अपना ही उसे लगेगा, उसे फॉरेन एंटीजन वो लगेगा ही नहीं बाहर का। तो क्या हो जाएगा आपका ए बी में भी क्या, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि ए बी पॉजिटिव में आर एच एंटीजन भी उसके पास प्रेजेंट है। ए बी निगेटिव वाले पेशेंट में क्या है कि आर एच एंटीजन तो एब्सेंट है, तो ए बी निगेटिव वाले पेशेंट में ए बी पॉजिटिव का तो ब्लड नहीं दे सकते, क्योंकि ये इसके लिए आर एच एंटीजन नया है, फॉरेन हो जाएगा, बाहर का एंटीजन हो जाएगा। तो ए बी निगेटिव नहीं, केवल ए बी पॉजिटिव जाएगा, या ऑप्शन में केवल ए बी है तो ए बी जाएगा, नहीं तो ए बी पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये चीज़ें पूछता है कि मतलब एनसीईआरटी में दिया है, तो पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन मतलब बन सकता है इससे। तो ब्लड ग्रुपिंग भी हो गया, आई थिंक ब्लड के बारे में सारा चीज़ हो गया। अब हमें पढ़ना है
सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए सर्कुलेशन जो है ना, वो पहले टाइप पढ़ना है, जो कि एनिमल डाइवर्सिटी में भी वहाँ भी जाके हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन के टाइप। तो यहाँ भी दिया हुआ है थोड़ा सा उसके बारे में कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं सिंगल सर्कुलेशन बता दूँ तो वो मछली में होता है, ठीक है ना, फिश मछली में, मछली के हाथ में हार्ट में जो है ना, दो दो ही चैम्बर होता है, ठीक है। मछली के हार्ट में दो चैम्बर होता है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। अब ये मान लो ये एट्रिया है, तो यहाँ से ब्लड जाएगा ना, तो एट्रिया में पहले जाएगा और एट्रिया पंप कर देगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल पंप कर देगा पूरे बॉडी में। तो यहाँ से मैं ये मछली बनाऊँ, ठीक। तो ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। अब जो वेंट्रिकल ने जो पंप किया ना, वेंट्रिकल ने जो पंप किया, ये जो ब्लड जाता है पहले गिल, मछली में गिल होता है ना रेस्पिरेशन के लिए, गिल से होके जाता है। तो ये ब्लड जो गया ना, गिल से होके गया, तो गिल में क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन। और ये इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन है ना, ये पूरे बॉडी को सप्लाई कर देगा, क्या कर देगा, पूरे बॉडी को सप्लाई कर देगा, और ये ब्लड वापस से डीऑक्सीजनेटेड होके एट्रिया में आ जाता है, फिर एट्रिया से वेंट्रिकल। यानी यहाँ तक जो ब्लड है ना, मैं एक बार मार कर दूँ, यहाँ तक डीऑक्सीजनेटेड है, मान लो यहाँ से यहाँ तक डीऑक्सीजनेटेड है। एक बार गिल में जो ब्लड जाता है वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाता है, फिर पूरे बॉडी को सप्लाई कर देता है। तो ये सर्किट जो यहाँ बन रहा है ना, एक ही सर्किट बन रहा है कि एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल, और गिल से पूरे बॉडी में, फिर एट्रिया में ब्लड आ गया। ये सर्किट क्या बन रहा है, सिंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये सिंगल सर्किट बन रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन बोल देंगे। क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन, जो कि फिश में मिलता है, ठीक है। और लेकिन सवाल आपको यहाँ से पूछे जाएंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन के बारे में एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। ये क्या लिखा है, स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। ये एक तरह से यहाँ दो सर्किट बन रहा है जिसे हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये डबल सर्किट बनता कैसे है, ठीक है। आपको पता है हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ह्यूमन के हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो एक होता है ये राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रिया जो में जो है ना, पूरे बॉडी से ब्लड आता है। जैसे ये पूरा बॉडी हो गया, ये मतलब एक छोटे फॉर्म में दूँ तो ये पूरा बॉडी हो गया, कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो सारा कहाँ चला आता है, राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। अब राइट एट्रियम से ब्लड किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल, ठीक। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, ये दूसरे सर्किट का पार्ट शुरू हो गया ना, तो दूसरे कलर से बना रहा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग में, कहाँ जाता है, लंग में, ठीक है ना। ये मान लो लंग है, दो लंग है। अब लंग से जो ब्लड है ऑक्सीजनेट हो जाएगा, अब ऑक्सीजनेट होके कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो एक ऊपर वाला सर्किट तो बन गया, अब नीचे वाला सर्किट अभी बाकी है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल इसे पंप कर देगा, तो फिर वापस से ये पूरे बॉडी को जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देगा। फिर से बताता हूँ, ये दो सर्किट बनते हुए दिख रहा है ना, एक ऊपर वाला सर्किट जिसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लंग इन्वॉल्व है, ये क्या है, लंग। तो इस सर्किट को क्या बोलेंगे, यहाँ पे बताया है, जैसे ये सर्किट है, ये क्या है, पल्मोनरी सर्किट, क्या है, पल्मोनरी सर्किट। और ये जो नीचे वाला सर्किट है, ये क्या है, सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ब्लड का ऑक्सीजनेशन करना है, उसलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन को डिलीवरी करना है पूरे बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से, मतलब डर्ट जो भी है, एक्सक्रेटरी मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस लाना है, ठीक है। तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया, वो क्या हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। शुरू कैसे करना है कि हार्ट में चार चैम्बर है, तो इसमें जो है एक ये राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। बॉडी से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ना, या फिर हाँ यहाँ से शुरू कर देते हैं, लेफ्ट वेंट नहीं, शुरुआत यहीं से करते हैं। बॉडी से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ये पूरा कहाँ आ जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है, वेना कावा के थ्रू। वेन का नाम क्या है, वेना कावा,
जो कि दो होती है, एक सुपीरियर वेना केवा, एक इन्फीरियर। क्या होती है? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, तो दो वेना केवा होते हैं। सुपीरियर वेना केवा पूरा अपर बॉडी, हेड और ये हाथ वगैरह से, आर्म से ये पूरा ब्लड हार्ट में लेके आती है। इन्फीरियर वेना केवा पूरा पैर वगैरह से, पेट वगैरह से ब्लड लेके आती है। तो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, दो वेना केवा कहाँ ब्लड ले जाते हैं? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल इसे पंप करता है तो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसे कहाँ लेके जाएगी? लंग में लेके जाएगी। ठीक है, लंग में क्या हो जाएगा? ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। अभी ऑक्सीजनेशन हो गया तो ये ब्लड अब कौन लेके आएगा इसे हार्ट में? पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन उसे लेफ्ट एट्रिया में लेके आ जाएगी। लेफ्ट एट्रिया से फिर वो ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना इसे पंप कर देगा एओर्टा में। ये क्या है? एओर्टा। एओर्टा है ना, पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम क्या होता है? एओर्टा का होता है। तो ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देगा और बॉडी उस ऑक्सीजन को यूज कर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस डंप कर देगी। कार्बन डाइऑक्साइड को तो डंप कर देगी और ऑक्सीजन को क्या कर लेगी? यूज कर लेगी। फिर से ये ब्लड क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर ये सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा इसको ला के कहाँ डाल देगी? राइट एट्रियम में डाल देगी। तो इस तरह से ये सर्किट चलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, जो कि ह्यूमन में होता है। ठीक है, जिसमें दो एट्रिया होती है, दो वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो ये डबल सर्कुलेशन के बारे में बस समझ में आ गया ना, कैसे दो सर्किट बनता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जैसे कि क्वेश्चन अभी देखेंगे, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। बाकी सारे जो आर्टरी है, जो एओर्टा है ना बाद में आर्टरी बनाती है, सारे आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसमें कि क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ बन जाते हैं। अब देखिए, जो वेना केवा है ना, ये वेन से मिल के बनता है। तो सारे वेन में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ के बाद ये वेन शुरू हो जाते हैं, फिर वेना केवा बनता है। ठीक है ना, तो सारे वेन में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन एक पल्मोनरी वेन ऐसा है, क्योंकि वो लंग से होके आ रही है ना, लंग से आ रही है, तो एक पल्मोनरी वेन ऐसा है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये सवाल बन जाते हैं। और भी सवाल बनेंगे, हम देखेंगे, ये डायग्राम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर में। डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन समझ में आ गया। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी है जो कि एनिमल डाइवर्सिटी में कवर हो जाएगा, तो यहाँ ना भी बताऊँ तो ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ना है एग्जांपल, सिंगल सर्कुलेशन का एग्जांपल, डबल सर्कुलेशन के एग्जांपल्स। ठीक है, तो सब अब हम हार्ट का एनाटॉमी स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लें। तो हार्ट में जो होता है ना, एक मस्कुलेचर, हार्ट का जो है ना मस्कुलेचर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कराता है हार्ट को, और एक होता है इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल एक्टिविटी होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। दो एक्टिविटी होती है हार्ट में। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से हार्ट का स्ट्रक्चर बना होता है कि एक मैकेनिकल एक्टिविटी करे यानी पंप करे, और दूसरा क्या? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करे। तो हम मैकेनिकल एक्टिविटी के लिए मसल्स होते हैं, मस्कुलेचर होता है। ठीक है, तो ये हार्ट के मसल जो होते हैं ना, ये हार्ट को चार चेम्बर में डिवाइड करे होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे फिर से सिंपल बनाओ, हार्ट के मस्कुलेचर जो होता है ना, हार्ट को चार चेम्बर में डिवाइड किया होता है। ऐसे चार चेम्बर में हार्ट डिवाइड होता है, जिसमें दो क्या होते हैं? दो एट्रिया होते हैं, जैसे कि राइट साइड में राइट एट्रिया, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रिया। दो वेंट्रिकल होते हैं, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है। अब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल जो है ना, इन दोनों को सेपरेट करता है ये एक एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल को, ये एक सेप्टम है जो इन दोनों को सेपरेट करता है। लेकिन ये सेप्टम में छेद होता है और उस छेद पे वॉल्व लगे होते हुए। ठीक है ना, ये सेप्टम में छेद होता है ताकि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाए, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए। ये सेप्टम कैसा है? फाइब्रोमस्कुलर है, फाइब्रस समझ लीजिए, ये फाइबर की तरह है। ये मसल उतने नहीं है, इसमें फाइब्रस सेप्टम है। ठीक है, जिसमें छेद होता है, उस छेद पे वॉल्व लगे होते हैं। तो कौन कौन से वॉल्व है? राइट साइड में जो ये ओपनिंग होता है ना, ये जो ओपनिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं? इस ओपनिंग को, मतलब जो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड लाता है ना, इस ओपनिंग पे जो वॉल्व लगा होता है ना, वो कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड यानी इस वॉल्व में तीन कप होते हैं, कस्प मतलब कप होता है, तीन कप वाले वॉल्व होता है यहाँ पे, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जो लाता है।
और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ओपनिंग होता है ना, वहाँ पे भी वॉल्व होता है जिस जो कि बाइकस्पिड होता है। क्या होता है? बाइकस्पिड, यानी दो कस्प लगे होते हैं, जिसे मिट्रल भी बोलते हैं। मिट्रल वॉल्व, इस वॉल्व का एक और नाम है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, ये सब बेसिक है हार्ट का, इतना आप लोग को आता भी होगा। तो ये मिट्रल वॉल्व हो गया, इधर ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया। अब यहाँ राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल से हमने पढ़ा था क्या जाता है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है ना। मैं डायग्राम में अलग बना रहा था कि दिखे। तो यहाँ पे भी वॉल्व होता है। तो यहाँ पे जो वॉल्व होता है ना, उसे हम सेमिलुनार वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमिलुनार वॉल्व। सेमी लूनार, लूनार मतलब चांद की तरह, आधे चांद की तरह होता है वो। सेमी लूनार ऐसा होता है वॉल्व ये, सेमी लूनार वॉल्व। ठीक है, इधर भी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकलता है ना, यहाँ पे भी वॉल्व कंट्रोल होता है। ठीक है, इसे भी सेमी लूनार वॉल्व बोलते हैं। दोनों जगह जो वॉल्व है ना, उनका नाम होता है सेमी लूनार वॉल्व। तो हमने जितने भी वॉल्व थे देख लिए। वॉल्व से क्वेश्चन आ जाते हैं, आ सकते हैं। तो वॉल्व होता है। ठीक, तो यहाँ पे डायग्राम में देखें तो, हाँ एक और चीज़ बताना। अब देखते हैं हम इसके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए क्या क्या यहाँ पे सिस्टम है, ये देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज मसल फाइबर्स होते हैं, जो कि मतलब एक जगह होते हैं। जैसे कि यहाँ पे नोड बनाते हैं, जैसे कि ऐसे नोड है, साइनो एट्रियल नोड यहाँ पे होता है। एट्रियम के अपर मतलब ऊपर की तरफ होता है। ठीक है ना, ऐसे नोड। और उसी के नीचे की तरफ इधर सेप्टम के पास क्या हो जाता है, एवी नोड होता है। क्या होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे नोड। और यहाँ से फाइबर कनेक्ट होते हैं, कहाँ जाते हैं? एवी नोड में। एवी नोड से ये फाइबर जो जा रहे हैं ना, ये इसे बंडल ऑफ हीस बोलते हैं, या एवी बंडल बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होता है ना, क्रॉस करता है, तो इसीलिए इस बंडल का नाम क्या है? एवी, एवी बंडल, या बंडल ऑफ हीस भी बोलते हैं इसे, बंडल ऑफ हीस। ठीक है, ये बंडल ऑफ हीस है ना, ये डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट साइड में। अब ये जो राइट बंडल ऑफ हीस है ना, ये पूरा राइट साइड ऑफ हार्ट को पूरा पुरकिंजे फाइबर सप्लाई करता है। मतलब ये छोटे छोटे फाइबर सप्लाई करता है, ताकि वो जो जितने भी सिग्नल्स है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरे हार्ट के राइट साइड में हो जाए। इसी तरह लेफ्ट साइड, लेफ्ट बंडल ब्रांच है ना, ये पूरे लेफ्ट साइड में फाइबर सप्लाई करता है। और इन फाइबर को हम पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए ये आपका पूरा सिस्टम है। अब ये जो इसमें मास्टर जो होता है ना, जो कंट्रोल होता है, वो ऐसे नोड के पास होता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बार बीट करता है। तो ऐसे नोड जो है ना, ये आपका क्या हो गया, ऑटो रेगुलेट करता है इस पूरे हार्ट को। बाहर से ब्रेन से बार बार सिग्नल नहीं जाते हैं 72 बार की 72 बार हार्ट बीट करे। ये सिग्नल यहीं से बन जाता है, इसीलिए इसे ऑटो ऑटो रेगुलेशन बोलते हैं। ये ऑटो रेगुलेट होता है हार्ट में, बाहर से सिग्नल नहीं आते ब्रेन से बार बार, क्यों बार बार वो एक्टिविटी करे, बीट करे। रेस्पिरेशन के लिए बाहर से बार बार ब्रेन से सिग्नल आते हैं। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला में, वहाँ से बार बार सिग्नल आते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन हार्ट के बीट करने के लिए बाहर से कोई सिग्नल नहीं आता है, यहाँ पे खुद हार्ट अपने आप बीट करता है, ऑटो रेगुलेटेड होता है। ठीक है ना, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है ना, और ऐसे हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। मायोजेनिक मतलब इसके मसल ही खुद को कंट्रोल कर रहा है बीटिंग के लिए। ठीक है, तो ऐसे नोड कितने बार एवरेज 72 बार बीट करता है, क्योंकि ये 72 बार सिग्नल इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑटो रेगुलेशन हो गया ऐसे नोड। लेकिन इसका जो रेगुलेशन है ना, वो कंट्रोल होता है, मतलब कितनी तेज हो या स्लो वो ब्रेन कर सकता है। तेज करना है या स्लो करना है, वो ब्रेन के मेडुल्ला में ये रेगुलेशन सेंटर होता है, जो कि हार्ट रेट को तेज कर सकता है या स्लो कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो गया। और ये मतलब कैसे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, ये हो गया। ठीक है, तो आई थिंक हार्ट का एनाटॉमी हो गया, स्ट्रक्चर और डबल सर्कुलेशन भी। यहाँ पे एक चीज़, एक कार्डिक साइकिल क्या होता है, ये थोड़ा सा जानना है। और थोड़ा बहुत स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डिक आउटपुट क्या होता है, ये पूछ सकता है। ठीक है ना, कार्डिक साइकिल जो होता है ना, 0.8 सेकेंड का होता है। कैसे? ये कैलकुलेट इजीली हो जाएगा। 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 बार ना। तो इससे आप डिवाइड कर लेंगे ना, यानी 72 बार 72 बीट होता है 60 सेकेंड में। तो डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक बीट जो है ना 0.8 सेकेंड में आ जाएगा एक बीट। ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेंगे 0.8 सेकेंड में। ठीक है, और ये 0.8 सेकेंड में एक बार कार्डिक मतलब हार्ट बीट कर जाता है, कार्डिक साइकिल चल जाती है। अब कार्डिक साइकिल में क्या होता है, या तो सिस्टोल होगा यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या तो डायस्टोल होगा यानी हार्ट रिलैक्स करेगा। और ये जो सिस्टोल और डायस्टोल जो होता है ना, एट्रिया का अलग होता है, वेंट्रिकल का अलग होता है। यानी जरूरी नहीं है कि एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, एट्रिया अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है,
तो वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रिया रिलैक्स होते हैं। कभी कभी एक साथ दोनों ही रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन एक साथ कभी नहीं होता। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, कार्डियक साइकिल में यहाँ से हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले एट्रिया क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो एट्रिया का सारा ब्लड किस में चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल में चला जाएगा। 30% जो ब्लड होता है ना, वो जो एक्स्ट्रा ब्लड बच गया रहता है हार्ट में, इधर उधर छुपा होता है, वो वेंट्रिकल में आ जाता है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे, ठीक। अब एट्रिया रिलैक्स कर जाएगा क्योंकि अब क्या है ना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा, ठीक है ना। वो कितने सेकंड का रहता है, 0.1 से 0.4 यानी 0.3 सेकंड का होता है। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट जो ब्लड है ना, हार्ट से बाहर पंप होगा। बाहर कहाँ कहाँ पंप हो सकता है, एक तो लेफ्ट साइड से कहाँ पंप होगा, एओर्टा में, जो कि पूरा बॉडी में ब्लड जाएगा। राइट साइड से कहाँ पंप होगा, पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन में, जो कि लंग में ब्लड जाएगा। तो जो डबल सर्कुलेशन है वो पंप, वो आपको दिख रहा है, एक पंप क्या कर रहा है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने की हो रहा है, और राइट साइड में जो पंप हो रहा है वो पूरे पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जाने के लिए हो रहा है। तो ये वेंट्रिकल पंप कर दिया, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। अब यहाँ से जब एट्रिया सिस्टोल हुआ था उसके बाद से एट्रिया रिलैक्स ही है, यहाँ तक एट्रिया रिलैक्स ही है। अब वेंट्रिकल का भी सिस्टोल हो गया तब भी एट्रिया रिलैक्स ही है। कब तक रिलैक्स रहेगा, जब तक कि एट्रिया का दोबारा सिस्टोल ना आ जाए, दोबारा कॉन्ट्रेक्शन ना हो। वेंट्रिकल क्या है ना, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अब क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। और कब तक रिलैक्स होगा, जब तक दोबारा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन ना हो। तो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये दोनों का ग्रीन कलर जो है ना, ये रिलैक्सेशन पीरियड बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों एक साथ रिलैक्सेशन में जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक में है, दोनों एक साथ रिलैक्सेशन में है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन कॉमन रिलैक्सेशन या कॉमन डायस्टोल। तो रिलैक्सेशन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। जब कोई हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे सिस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल भी स्पेसिफिक होता है कि वो अट्रियल सिस्टोल है या वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। डायस्टोल भी स्पेसिफिक होता है, एट्रियल डायस्टोल है, वेंट्रिकल डायस्टोल है, या फिर कॉमन डायस्टोल है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ अगर दिए रहे, केवल सिस्टोल दिया रहे ना, तो हम केवल क्या मानेंगे, वो वेंट्रिकल का मानेंगे बाय डिफॉल्ट। अगर केवल सिस्टोल लिखा हुआ है हार्ट का, या हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मेन जो बड़ा वाला पार्ट होता है ना वो वेंट्रिकल ही होता है, और जो पंप करने का काम होता है ना वो वेंट्रिकल ही करता है। तो वेंट्रिकल अगर सिस्टोल लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, वेंट्रिकल का है, इसका मतलब है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बाय डिफॉल्ट। अब देखो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो 70 ml ब्लड एक साइकिल में, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट करी तो 70 ml ब्लड उसने पंप कर दिया। ऐसे 72 बार क्या करेगी, बीट करेगी, सिस्टोल आएगा, 72 बार कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो 70 ml ब्लड जो है ना, 1 मिनट में 72 बार ऐसे करके बीट हो निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 5 लीटर के करीब हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 लीटर के करीब आ जाएगा, यानी 5000 ml, 5000 ml 1 मिनट में पंप हो जाता है ब्लड, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितना, इतना ही होता है, 500 ml ब्लड। और ये एक बार में, एक साइकिल में पंप हो जाता है, ठीक है, 5 लीटर ब्लड। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बोलते हैं, एक बार में जो जितना पंप होता है ना एक साइकिल में, हार्ट जितना ब्लड पंप कर देता है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना। और स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम कार्डियक हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हमें ये जो मिला ना, इसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो ये दो टर्म है जो पूछ सकता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक साइकिल में जितना ब्लड पंप हो रहा है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे, जो 70 ml है। और कार्डियक आउटपुट क्या है, 1 मिनट में, यानी 72 बार जब पंप हो रहा है उसमें टोटल जितना ब्लड निकल रहा है, मतलब पंप हो रहा है, उसे हम क्या बोल देंगे, कार्डियक आउटपुट, जो कि 5 लीटर होता है। तो ये वैल्यू पूछ सकता है। एक ईसीजी के बारे में तो कुछ सवाल आते हैं, तो ईसीजी होता क्या है। ईसीजी जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैंने हार्ट में जो डायग्राम बना के बताया था, कि सबसे पहले एट्रिया सिस्टोल करता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल करता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से हो रही है, क्योंकि उसमें सिग्नल जा रहे हैं, ऐसे नोड जो है ना सिग्नल भेज रहा है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो कि ऐसे नोड से होके एवी नोड, एवी नोड से होके बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से होके पुरकिंजे फाइबर, उससे होके पूरा वेंट्रिकल में जा रहा है, पूरे मस्कुलेचर में जा रहा है। ये सारे एक्टिविटी जो हो रही है ना, इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं ईसीजी लीड के थ्रू, और ये ग्राफ पे प्लॉट हो जाता है अपने आप। ईसीजी मशीन होता है, वो ग्राफ पे अपने आप उसे प्लॉट कर देता है। बॉडी पे क्या लगाते हैं, ईसीजी लीड लगाते हैं, बहुत सारे लीड होते हैं, राइट आर्म में होते हैं, लेफ्ट आर्म में होता है, लेफ्ट लेग में होता है, चेस्ट पे बहुत सारे लीड लगाए जाते हैं। ये सब लीड लगा के हम क्या लेना चाह रहे हैं, हम ईसीजी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं।
अब ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हर एक पेशेंट में नॉर्मल ही होता है, मतलब एक पैटर्न में होता है। और ये पैटर्न में अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है पैटर्न, इसमें कोई नया कुछ जुड़ रहा है या कुछ बिगड़ रहा है पैटर्न, तो इसका मतलब क्या है, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट के पंप करने में कोई दिक्कत हो रही है, यानी पेशेंट को कोई परेशानी हो सकती है, जो अलग अलग स्पेसिफिक कोई बीमारी हो सकती है, जो ईसीजी जो पढ़ते हैं उन लोगों को समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेव्स होते हैं, जैसे कि ये पी वेव है, ये जो ऊपर नीचे ये आ रहा है ये सब वेव है। जैसे कि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये फिर फ्लैट हो गया, ये क्या हो गया, टी वेव हो गया, फिर फ्लैट हो गया, ये क्या आ गया, पी वेव फिर से आ गया। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। ठीक है ना। अब ये जो पी वेव है, तो सबसे पहले मैंने क्या दिखाया था यहाँ पे, एट्रिया का सिस्टोल ही तो बताया था, एट्रिया का सिस्टोल। तो जब एट्रिया का सिस्टोल होता है ना कॉन्ट्रैक्शन, तो पी वेव बनता है। ठीक है, ठीक। और जब और जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है ना, शुरुआत होता है ना, तब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी क्यूआरएस से शुरू होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। कब तक चलता है, एंड ऑफ टी वेव तक चलता है, क्योंकि टी वेव जो बन रहा है ना वेंट्रिकल का, वो रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ तक तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये क्या है, सिस्टोल है, क्या है, वेंट्रिकल का सिस्टोल है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एट्रिया का सिस्टोल है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन है। यही डायग्राम में यहाँ पे भी दिखे थे, एट्रिया का सिस्टोल, उसके बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल। जी क्या हो गया, यहाँ से रहेगा तो एट्रिया का सिस्टोल, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से लेके टी वेव के एंड तक वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये क्यूआरएस वेव क्यों बनता है और टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। क्यूआरएस वेव है ना, हार्ट में जो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब फैलता है ना पूरे हार्ट में, पुरकिंजे सिस्टम के थ्रू, हिस पुरकिंजे फाइबर, जितने भी फाइबर्स है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए, उनके थ्रू जब जो इम्पल्स फैलता है ना, तब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल जो है ना, नॉर्मली पोलराइज, नॉर्मल जो चीज़ें होती है ना उसे हम पोलराइज बोलते हैं। जो मेम्ब्रेन होता है ना नॉर्मली पोलराइज होती है, मतलब एक तरफ जो है ना, एक तरफ जो है ना निगेटिव चार्ज, पोल बन रहे हैं ना, आपको पोलराइजेशन का मतलब पता ही होगा, एक तरफ निगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव, तो ये पोलराइजेशन, नॉर्मल पोलराइज होता है। डीपोलराइज का मतलब क्या है, कि ये चार्ज रिवर्स हो जाए, बाहर पॉजिटिव था ना वो नेगेटिव हो जाए और अंदर पॉजिटिव हो जाए, उसे क्या बोल देते हैं हम, डीपोलराइजेशन। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है ना, अगर यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन जो टी वेव पे है ना, ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। डीपोलराइज हो रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब फिर नॉर्मल इसे होना है, डीपोलराइज हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर अभी से कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन रुकना है, तो यहाँ पे क्या होगा, टी वेव पे रीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन, यानी फिर से नॉर्मल पोलरिटी आ जाएगा। तो नॉर्मल जब वेंट्रिकल नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या रहता है, पोलराइज रहता है। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे हम क्या बोले, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि डीपोलराइज हो जाता है, चार्ज जो है ना रिवर्स हो जाते हैं, तो डीपोलराइज हो जाता है। और फिर से रीपोलराइज जब हो जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगा। तो टी वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को। क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो फैल रही है ना हार्ट के मस्कुलेचर में, वो क्यूआरएस वो रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर बोल सकते हैं वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना यहाँ से शुरू हुई है। तो क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट में फैल रही है वो क्यूआरएस रिप्रेजेंट कर रहा है। और टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को। तो ये सब सवाल पूछता है कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से आई होप समझ में आ गया। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रिया के डीपोलराइजेशन को, यानी एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को, एट्रियल सिस्टोल। क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को। टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को, यानी अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी, नॉर्मल स्टेट में आ गई। ठीक है ना, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है वेंट्रिकल का, फिर यहाँ पे एट्रिया का फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर से ये शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ना, इसी को बार बार यही चीज़ रिपीट होता है, क्योंकि कार्डियक साइकिल है ना, सेम सेम बार बार रिपीट होते रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, ईसीजी हो गया। आई थिंक पूरा जो भी मटेरियल है ना, मैंने जल्दीबाजी में भी पढ़ाया। आई थिंक जो लोग का रिवीजन चल रहा होगा उन लोगों के लिए तो आसान होगा, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में आपको रट लेना है, जितना याद हो जाए उतना सही है, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, इसको इतना वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सवाल इससे नहीं आते। अभी हम देखते हैं, जैसे ये 2013 में एक सवाल आया हुआ है, बी सेल मैच्योर इन। अब देखिए, मैंने बताया था सारे जो सेल्स होते हैं ना ब्लड के, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो भी हो, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जितने भी सेल है बनते कहाँ है, बोन मैरो में बनते, कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में।
लेकिन ये चीज़ जो है ना हम इम्यूनिटी में जाके पढ़ेंगे कि बी सेल का मैचुरेशन जो होता है ना थाइमस में, हालांकि ये इम्यूनिटी का क्वेश्चन है लेकिन ब्लड में भी हम रख सकते हैं। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है, यानी जहाँ पे हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो बी सेल जो है ना थाइमस में जाके मैच्योर होता है। बनता कहाँ है, अगर क्वेश्चन ये रहता बनता कहाँ है तो बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर कहाँ होता है, थाइमस में, ठीक है ना। सॉरी ये बी सेल है, बी सेल, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, बी सेल है। तो बी सेल जो है ना बोन मैरो में ही मैच्योर होता है, टी सेल थाइमस में मैच्योर होता है। ट्रिक भी है, टी से थाइमस, टी से टी सेल, और बी से बोन मैरो, बी से बी सेल। अब देखो बी सेल जो है ना बनता भी बोन मैरो में है और मैच्योर भी, मैच्योरेशन भी बोन मैरो में ही होता है बी सेल का, ठीक है। लेकिन टी सेल का जो मैच्योरेशन होता है ना वो कहाँ होता है, थाइमस में होता है। ये सवाल मतलब ये भी बन सकता है, अगर बी सेल पूछा है तो टी सेल भी पूछ सकता है। अगला सवाल, रुकना एक मिनट, इसका मैं आंसर देखूं। इसका आंसर यहाँ पे इन लोगों ने सी दे दिया है, आई थिंक सी तो कभी नहीं होगा। लिम्फ नोड पे भी मैच्योरेशन होता है, लेकिन यहाँ आंसर बी जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से, बोन मैरो। मैं उसे करेक्ट कराऊंगा और एनसीईआरटी में देख के आप लोगों को उसका रेफरेंस दे दूंगा अगले वीडियो में। तो बोन मैरो में बी सेल मैच्योर होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये आंसर जाएगा बी जाएगा एक का, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एट हाई एल्टीट्यूड देयर इज, अभी देखिए ये थोड़ा बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, लेकिन ये लॉजिक वाला चीज़ है, बहुत लोगों को पता भी होगा कि जब हम पहाड़ पे जाते हैं ना, या फिर जो पहाड़ पे लोग रहते हैं ना, पहाड़ पे उनको दिक्कत क्या होती है कि पहाड़ पे मान लो इस साइड पे हो ना, और ये आपका बेस, ये ग्राउंड हाइट हो गया, प्लेन, प्लेन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, मैदानी एरिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर जो है ना यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ठाक है यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन का प्रेशर जो है ना कम हो गया है, क्योंकि वहाँ पे हवा क्या हो गया, पतला हो गया है, हवा का प्रेशर जो है ना कम हो गया है, तो ऑक्सीजन का भी प्रेशर क्या हो गया, या अमाउंट क्या हो गया ऑक्सीजन का, वो भी कम हो गया है। तो वहाँ पे क्या है ना ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। अब प्रेशर कम है और ऑक्सीजन मतलब कम है, मान लो यहाँ पे, मान लो इस रूम में ऑक्सीजन कम है, और फिर भी बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो कैसे पूरा करेगा, वो अपना हीमोग्लोबिन क्या है ना या आरबीसी बढ़ा देगा, क्या करेगा, आरबीसी बढ़ा देगा। ज़्यादा आरबीसी होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैच करेंगे, और फिर पूरा बॉडी का डिमांड पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। कॉमन सा लॉजिक है यार। अगर आरबीसी बढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन बाहर कम भी है ना इन्वायरमेंट में, तब भी हमारा बॉडी उसको अपने डिमांड को पूरा कर लेगा, क्योंकि ज़्यादा आरबीसी है तो ज़्यादा ऑक्सीजन को वो कैच करेगा और ज़्यादा मतलब बॉडी का डिमांड पूरा हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाता है, सिंपल सा। डब्ल्यूबीसी बढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता, बस नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाता है हाई एल्टीट्यूड, यानी ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन कम होता है तो आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। तो ये इसका आंसर गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए यहाँ पे प्री केवल लिखा है, पोस्ट केवल ये तो नाम नहीं बताया था, मैंने बताया था सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। प्री केवल को बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा। पोस्ट केवल को बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन में फिर से लेके आ रहा, और आप लोग खुद बताइए कि इनमें से कौन सा है जो है वेन है जो, या फिर आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। डबल सर्कुलेशन का फोटो निकालता हूँ जो मैंने ड्रॉ किया था। हम यहाँ पे देख के बताइए, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा क्या सप्लाई कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब इसमें कैरी कर रहा है। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू होके फिर पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है, क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ही है अभी भी। जब लंग में जाके उसका जब ऑक्सीजनेशन हो जाता है ना, तब पल्मोनरी वेन जो लेके आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो यहाँ ये डबल सर्कुलेशन का ये बताया भी था, ये सवाल पूछ सकता है। तो ये डायग्राम अगर आपको याद रहता है ना तो आपको ये सवाल इजीली बन सकता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पल्मोनरी वेन जाएगा। यहाँ पे गलती क्या होता है ना, सब अगर रट के जो जाते हैं कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन में नॉर्मली हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसे रट के जाते हैं तो यहाँ वेन 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 देख के छोड़ते हैं, ये तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ये आंसर लगा देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन ये गलत है, आपको मैंने डबल सर्कुलेशन बताया, ये एक्सेप्शन मान लीजिए इसे, या फिर इसे मान लीजिए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में चेंज हो जाता है, वही चीज़ उल्टा हो जाता है। बाकी नॉर्मल बॉडी का सर्कुलेशन है पूरे बॉडी में, आर्टरी जो है ना हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखे होता है, और वेन में हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पे आंसर चेंज हो रहा है, मतलब थोड़ा सा घुमाया जा रहा है, तो ये आपको डबल सर्कुलेशन अगर याद है तो आप इजीली बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो 2016 में आया था। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी एग्लूटिनिन्स, एग्लूटिनिन जो होता है,
एंटीजन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीजन को। एंटीजन आर यूज टू टेस्ट एग्लूटिनोजेंस सिट, एग्लूटिनिन एंटीबॉडी को बोलते हैं। मैंने एग्लूटिनिन यानी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आर यूज टू टेस्ट एग्लूटिनोजेंस यानी एंटीजन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप सेल टाइप टू अवॉइड मिसमैच। देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम मिसमैच हो सकता है ना, ब्लड मिसमैच। माना कि किसी ए पॉजिटिव पेशेंट को आपने बी पॉजिटिव ब्लड डाल दिया, तो क्या हो गया, ब्लड मिसमैच हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हमें दोनों का ब्लड चेक करना जरूरी है। जिसको ब्लड दे रहे हैं उसका भी ब्लड ग्रुप चेक करना जरूरी है, जिससे ले रहे हैं उसका भी ब्लड ग्रुप चेक करना जरूरी है। वो चेक कैसे करते हैं, वो एंटीजन जो होता है ना, कहाँ पे होता है, आरबीसी पे जो एंटीजन होता है, या तो बी होगा या ए होगा या आरएच होगा। तो ये एंटीजन जो है ना, ये कहाँ पे होता है, आरबीसी पे होता है। उसको हम एंटीबॉडी से, कभी भी एंटीजन को पता लगाने के लिए हम उस पर एंटीबॉडी रिएक्ट करा देते हैं और पता चल जाता है कौन सा एंटीजन है। जैसे कि हम एंटीबॉडी ए बी एंटीबॉडी, एंटी ए एंटीबॉडी भी ले लेंगे, एंटी बी एंटीबॉडी भी ले लेंगे। अगर एंटी ए एंटीबॉडी जाके इस पर रिएक्ट कर रहा है यानी यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ए ब्लड ग्रुप हो गया। एंटी बी नहीं रिएक्ट कर रहा है यानी बी एंटीजन यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए एंटी बी जाके रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो पता क्या चल गया, ए हो गया। इसी तरह एंटी आर एच एंटीबॉडी भी ले लेंगे, एंटी आर एच भी। अगर ये जाकर रिएक्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये सारे एंटीजन प्रेजेंट कहाँ पे, आरबीसी पे है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या जा रहा है, ये पूरा कहानी कहने से सीधा से मतलब पूरे कहानी का मतलब यही निकल रहा है कि आरबीसी पे ये सारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, द टिपिकल एरिथ्रोसाइट काउंट ऑफ ए हेल्दी एडल्ट मैन, बोला था ना ये आ जाएगा। तो ये मिलियन में बताया था, 5 से 5.5, तो ऑप्शन यही क्लोज है, 5 से 6 मिलियन सेल पर एम एम क्यूब, माइक्रो लीटर हो जाता है। एम एम क्यूब जो है ना, लीटर में क्या हो जाता है, ये क्यूब है ना, माइक्रो लीटर में चला जाता है। तो 5 से 6 मिलियन आरबीसी पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड, तो ये आपका चला जाएगा आंसर। ठीक है, ये बता भी दिया था, ये पूछ सकता है, पूछा भी है। डोक्सिनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम लंग टू हार्ट वाया। अब देखो ये भी डबल सर्कुलेशन का मतलब क्वेश्चन है, लंग से ब्लड हार्ट में कैसे रिटर्न होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो सीधा सा पल्मोनरी वेन। डबल सर्कुलेशन एक बार और देख लेते हैं, वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख जाएगा। तो ये सर्किट जो है ना, आप याद कर लीजिए, इससे सवाल आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, लंग से हार्ट में कैसे आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। तो आई थिंक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो एक तो ये हो गया, एक अभी ईसीजी से क्वेश्चन आएगा तो वो एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए जितना भी बकैती ऊपर किए है ना, जितना भी कॉम्प्लिकेट कर दिया, उन सबका सीधा सा आंसर जो है ना, सीधा सा सवाल का आंसर ऐसे आप याद रख सकते हैं। इन द ईसीजी रिकॉर्डिंग द टी वेव इज ए रिजल्ट ऑफ, देखिए ईसीजी में मैंने बताया था टी वेव, अगर आप लोग को याद हो तो टी वेव जो है ना, वेंट्रिकल सिस्टोल यहीं तक होता है ना, इसके बाद क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल नॉर्मल हो जाएगा यानी रीपोलराइज हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्या आ रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन हो जाएगा। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन। अभी तक क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल में है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, और टी वेव पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन हो रहा है। तो इसी यही इसका आंसर जाएगा। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो आया हुआ है 2023 में, एबनॉर्मल राइज इन दी टोटल काउंट ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज। आरबीसी का काउंट अगर बढ़ जाता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए कम हो जाता है वो तो मैंने बताया था, एनीमिया। ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में है, कम हो जाता है तो। लेकिन जब बढ़ जाता है ना, तो एक ही वर्ड आ रहा है, पॉली। पॉली मतलब बढ़ जाना, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या है, आरबीसी का काउंट जो है ना बढ़ जाना, आरबीसी काउंट बढ़ जाना। नॉर्मल कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन होता है ना पर MM क्यूब, और वो उससे बढ़ के 8 मिलियन पर MM क्यूब हो गया, 9 मिलियन पर MM क्यूब हो गया, तो वो सब क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे। उस बीमारी को क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, तो ये सारे इसके आंसर है। और इसमें मुझे इस ऑप्शन पे डाउट है जिसमें मैंने क्या बताया था, बोन मेरो बताया था, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है बोन मेरो। तो मैं खोज के ये चीज़ें मैं अगले बार में ऐड कर दूंगा, मतलब अगले वीडियो में दिखा दूंगा, एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है बोन मेरो, इसका आंसर जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर आई थिंक थोड़ा लेंदी हो गया, ये भी थोड़ा ज़्यादा हो गया।
तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। मैं भी आप ही लोग की तरह हूँ, आप ही लोग के एज का हूँ, आप ही लोग के अपने दोस्त की तरह समझ लीजिए। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि डिटेल में चाहिए वीडियो या फिर बस एमसीक्यू सॉल्व चाहिए। उस हिसाब से मैं, ताकि मैं खुद को वो कर पाऊँ, खुद को मैं अपना मैं खुद का पीडीएफ ऐसे बना पाऊँ जैसे आप लोग को ज़्यादा समझ में आ रहा हो, जैसे आप लोग को अच्छा लग रहा हो। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को ये चीज़ें, इस चीज़ पे फोकस करना है या फिर केवल एमसीक्यू पे फोकस करना है या पढ़ा भी देना है टॉपिक, ऐसे बताइएगा। लेकिन आगे के जो चैप्टर है, जैसे कि इकोलॉजी हो गया, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, ये सब चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। उन सब चीज़ों को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। आई थिंक उसमें 2 से 3 लेक्चर भी ले सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें जो है ना, उनको डिटेल में पढ़ना है, उसे ढंग से पढ़ना है। ये सब चीज़ें मैं लिख तो दिया हूँ, लेकिन मैं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है ये सब चीज़ें इतना नहीं आने वाली है। लेकिन आप लोग बायो के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को इतना तो ऑलरेडी पता होगा, तो रिवीजन टाइप के आपको करा दिया कि आप लोग का रिवीजन टाइप हो जाए। और अगर क्वेश्चन आ भी जाए गलती से कभी, तो आप लोग बना पाए, इसलिए करा दिया। लेकिन इस सबसे मुझे पता है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले और सिंपल आने वाले हैं। तो आप लोग रिवीजन समझ के इसे कर लीजिएगा। इतना डिटेल में जो पढ़ा है रिवीजन समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाना नहीं चाहता था इतना डिटेल में बताने का मेरा सेंस नहीं बनता था। ठीक है, तो चलते हैं। शुक्रिया।